आज हम लोग न्यूटन के नियम का अध्ययन करेंगे और इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें और एप्लीकेशन सीखेंगे। न्यूटन का जो पहला नियम है वो इनर्शिया से संबंधित है। मतलब कि किसी वस्तु पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं करना चाहती है। अगर मान लीजिए मोशन में है तो उसी में रहेगी, या रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। तो इसमें होता क्या है कि एफ नेट फोर्स जो होता है, एफ नेट यहाँ जीरो हो जाता है। तो जब एफ नेट जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब कि एक्सीलरेशन नेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस स्थिति में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या रेस्ट में है तो जीरो हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसी को लिख दिया जाता है कि एफ अगर नेट फोर्स की बात करते हैं तो इस पर जितना फोर्स लग रहा हो, F1 F2, मान लीजिए दो ही फोर्स लग रहा हो तो F1 F2, या इससे अधिक लग रहा हो, जितना लग रहा हो तो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पर अप्लाई नहीं। तो ये जो है इसी को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब एक दूसरा नियम आता है। तो दूसरा नियम जो आता है वो F बराबर ma का आता है। ये तब होता है F बराबर ma, ठीक है, जब जो है कोई फोर्स जो है अप्लाइड होता है, अप्लाइड फोर्स। तो इसको F बराबर ma, F को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, m मास की है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, ठीक है। एक फोर्स लगा t समय तक इस पर, अब इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो सबसे पहले जब इसका चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mv, ठीक है। अब मान लीजिए कि t समय में, तो t समय का मतलब है कि मान लीजिए कि t बराबर ये जीरो से शुरू किया, t1 बराबर, और यहाँ t2 आते आते ये t हो गया। मतलब t, ये टोटल टाइम टेकन कितना लिया, टोटल टाइम t लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि टाइम में जो डिफरेंसेज हुआ वो क्या हुआ, t माइनस जीरो बराबर t। तो इसी को लिखते हैं डेल्टा p बाई डेल्टा t बराबर क्या लिखते हैं, mv mu बटा t माइनस जीरो भी आप लिख सकते हैं, या t भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात है कि m जो है कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा v माइनस यू बाई टी। तो ये v माइनस यू बाई टी क्या होता है, a होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो ये एक्सीलरेशन, तो यही f बराबर जो मिलता है हमें, एक्सीलरेशन मिलता है। लेकिन यहाँ गौरतलब है कि ये फार्मूला वही लागू होगा जहाँ m जो है वो आपका कांस्टेंट। देख रहे हैं, यहाँ भी मास वही है, यहाँ भी मास वही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मास वैरी कर रहा हो तो तब तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। तब कौन फार्मूला लगेगा, तो उसके लिए आपको वैलिड फार्मूला जो है वो ये फार्मूला है। इसको देख लीजिए तो आगे बताते हैं कैसे है। चलिए,
जैसे मान लीजिए कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हमने लिखा एफ, ये तो डिफरेंसेस ज़्यादा है तो डेल्टा पी लिखते हैं। अगर बहुत कम डिफरेंसेज हो तो हम पहले बताए हैं कि इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है डी पी बाई डी टी। ठीक है, पी क्या है, मोमेंटम है। पी बराबर क्या होता है, एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। तो कहने का मतलब है कि P के जगह दे देंगे एम वी बाई डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। m वेरी कर रहा है उसके लिए निकाल रहा हूँ। तो एक बार m को बाहर निकाला और डी वी बाई डी टी का इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस एक बार v को बाहर निकाला तो डी एम बाई डी टी का इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे रहने दीजिए, ऐसे इंटीग्रेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में आपको फोर्स का क्या मिला, इक्वेशन मिला। अब ये इक्वेशन जो है वो यूनिवर्सल इक्वेशन है। m वेरी कर रहा हो तो भी, v वेरी कर रहा हो तो भी, m नहीं वेरी कर रहा हो तो भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि m वेरी नहीं कर रहा है। जब m वेरी नहीं कर रहा है तो dm बाई डी टी निकालेंगे, मतलब m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो फिर जो हमें मिलेगा m डी वी बाई डी टी, यही ना मिलेगा। यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए केस दे देंगे, केस इसमें हम समझा रहे हैं m बराबर अगर कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट तो f बराबर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे m डी वी बाई डी टी प्लस, अब देखिए v तो लिखेंगे लेकिन m जब कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। तो ये आपको मिल गया f बराबर m डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या होता है, m ए होता है, डी वी बाई डी टी ए होता है, तो ये m ए के बराबर होगा। तो ये फार्मूला हर स्थिति में लागू होगा, अगर m कांस्टेंट हो तो भी, नहीं हो तो भी। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि f बराबर m ए, f बराबर m ए, तो ये केवल कांस्टेंट हो तभी लागू होगा। जैसे बहुत सारे केसेज आते हैं, मान लीजिए कि रॉकेट है, रॉकेट है ना, रॉकेट में फ्यूल भरा जाता है और फ्यूल को वह जलाता है, आगे जाता है, तो m जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो उस स्थिति में जब हम वहाँ फोर्स काउंट करेंगे तो कौन इक्वेशन लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। अगर वहाँ हम m ए वाला इक्वेशन लगाएं तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर m वेरी नहीं भी कर रहा है और ये इक्वेशन लगाएं तो चलेगा। जैसा कि मैंने बताया, एक चीज़ और है कि जो आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया था, ठीक है, मास का m0 बटा अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये एक्चुअल मास हुआ, एक्चुअल मास हुआ, ये रेस्ट मास हुआ, ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये लाइट की वेलोसिटी होती है। तो इस इक्वेशन से यही पता चलता है कि कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो उसका जो मास है बढ़ता है, लेकिन अनुभव नहीं होता है। अनुभव तब होता है जब मान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी जो हो वो लाइट के वेलोसिटी के करीब करीब हो जाए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है और काम वाली फार्मूला है।
जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से निकली है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब कि ये जो फोर्स है वो क्या है, अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स के चलते मोमेंटम में चेंज आया, मैंने समझा दिया। तो एक ये चीज़ है, इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, ये नोट करिएगा कि F बराबर m dv बाई dt जोड़ v dm बाई dt, बड़े काम का फार्मूला है, ठीक है। इस पर जो न्यूमेरिकल होगा हम कराएंगे। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।